Okay, let's continue the session now. In case of self-occupied property or unoccupied property, when the property is self-occupied for own residence or unoccupied throughout the previous year, the annual value will be nil. As we know, in case of self-occupied or unoccupied, see, or unoccupied means provided no other benefit is derived by owner from such property. Now let's analyze the definition expression of unoccupied property. Refers to a property which cannot be occupied by the owner by the reason of his employment, business or profession at a different place, and he resides at such other place in a building not belonging to him. याद आया अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला, जहां मैंने वो बनाया था कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो बाहर जा रहा है। देख लो हाँ, और ये जल्दी भी से बताया जल्दी। था कि अगर सेम स्टेट में है तो फिर डीम्ड लेट आउट मान लेंगे, जो कि अभी हमें पढ़ाया हाँ, नहीं गया। पढ़ाया नहीं गया, देख पढ़ाया तुमने, ये पढ़ा नहीं है मॉड्यूल में, नहीं, नहीं आपने रखा। बता दिया, वही हम कह रहे थे ना कि हाँ आप हाँ कह रहे थे बाद में हाँ आएगा हाँ। आगे। अच्छा अच्छा, हाँ याद आ हाँ। गया मुझे अच्छे से। हाँ, अब देखो इसमें क्या मैं सोचा इस मॉड्यूल में क्या पता ना हो, अब देखो इसमें लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर रखा है, अब इसको क्या मीनिंग था। अनऑक्यूपाइड रेफर्स टू अ प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय ओनर। अब रीजन बाय द रीजन, किस रीजन की वजह से, ऑफिस एम्प्लॉयमेंट, या तो एम्प्लॉयमेंट है या तो उसका बिजनेस प्रोफेशन है क्या डिफरेंट प्लेस पे, एंड ही रिसाइड्स एट सच अदर प्लेस इन अ बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू हिम। अब देखो मान लो अगर वो कोई दूसरे प्लेस पे रह रहा है, मतलब रेंट पे रह रहा है, मतलब तो मतलब उसका सीधा सा है, मतलब उसका कोई जरूरत होगी, मतलब तभी वो कहीं रह रहा होगा रेंट पे, मतलब उसका हम ये सिंडिकेट कर रहे हैं एट्स, देखो। लेकिन अब ये जो लॉ है ना, इसको ये इस प्लेस को डिफाइन नहीं करता एट सच अदर प्लेस, कि मतलब ये जो अदर प्लेस है वो कौन सा प्लेस होता है एट सच अदर। ओके, अब अदर प्लेस कौन सा है, लेकिन अब इसकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये निकलती है एट अदर प्लेस मतलब थोड़ा सा, जिस सिटी में हम डिसाइड, मतलब जिस सिटी या स्टेट में मतलब डिसाइड करें उससे मतलब थोड़ा फार अवे हो, ताकि हम वो कर सके कि मतलब वो अगर दूर ही रह रहा है, अगर वो मतलब थोड़ा स्टेट के मतलब अपनी सिटी के अंदर ही है तो अपने घर में ही रह, मतलब अपने वो उसमें रहे ना, क्या वो मतलब इतना वो कुछ नहीं होगा, वो मतलब फिर वो टैक्स प्लानिंग कुछ कर रहा हो अपने उससे, तभी वो कहीं कर रहा हो, ये बाहर रह ये रहा हो। चीज कहाँ लिखी हुई है, ये अदर प्लेस वाली, मतलब अदर प्लेस की ऐसा होना चाहिए। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो करता हूँ। एक सेकंड, ये इरेज। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो अब। मैं कह रहा था कि अदर प्लेस मतलब सेम स्टेट में ना रहे, ये इसका मतलब वही ये तो, इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो ये ये इंटरप्रिटेशन कहीं पे लिखा गया है? नहीं, मैं वही बता रहा था कि एट सच अदर प्लेस मतलब कहीं डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन अपनी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो निकालनी पड़ेगी उस लाइन से, क्या मीनिंग निकालोगे तुम, मतलब गवर्नमेंट ने कोई अपना कोई रूल बनाया तो मतलब कोई, मतलब कोई या फिर कोई चीज को डिफाइन किया तो कोई ना कोई तो वो होगा ना उसके पीछे लॉजिक। तो अब इसका क्या लॉजिक निकलता है, तो मेरे अकॉर्डिंग यही होता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग कि एट सच अदर प्लेस मतलब थोड़ा सा सिटी से, मतलब थोड़ा सा दूर हो, सिटी या स्टेट से मतलब थोड़ा सा फार अवे हो। मतलब अगर मान लो उसी सिटी के अंदर मैं अपना कोई दूसरे घर में रह रहा हूँ, ये तुम्हारा क्या लॉजिक बनता है। मान लो जैसे मेरा एस, मान लो अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, जैसे मैं मतलब दिल्ली में मेरा खुद का घर है, अगर मैं हाँ, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस पर्पज के लिए मान लो मैं दिल्ली में ही दूसरा ले रहा हूँ, मैं क्यों लूंगा बताओ। दिल्ली में कहाँ पे, दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में अगर मैं मान लो अगर मैं कोई आसपास के स्टेट ही ले लो, और कोई भी दो स्टेट नहीं, मैं मतलब कह दो रहा हूँ आप ले लो कहाँ पे स्टेट। दिल्ली में। अरे मैं तो, अरे मेरा क्या करना तुमने। मैं भी दिल्ली में हूँ ना। अरे वो तो हम बाद में करेंगे, चलो डिस्कस कहाँ रहते हैं। बाकी इसका मीनिंग ये होती है अनऑक्यूपाइड, वही है कि अगर हम कोई और प्लेस, अगर हम खाली जॉब हमारा खुद का प्लेस है अगर हम उसमें नहीं रह रहे बाय द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस और प्रोफेशन एट डिफरेंट प्लेस। अब डिफरेंट प्लेस है मतलब कोई बाहर ही होगा, एट सच अदर प्लेस, और एंड ही रिसाइड एट सच अदर प्लेस, मतलब वो जहाँ उसका प्लेस है, मतलब देखो क्या लिख रखा है एट डिफरेंट प्लेस, एंड ही रिसाइड एट सच अदर प्लेस, मतलब वो उसी प्लेस में वहां पे रहता हो। अब डिफरेंट प्लेस है मतलब कहीं और तो थोड़ा दूर होगा ना, मतलब आसपास का, तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये निकालेंगे, ये निकालेंगे इन अ बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू हिम, मतलब ना वो अपने घर में ना रह रहा हो, मतलब किसी और में, मतलब रेंट पे खुद ही, मतलब वो रह रहा हो अपना, उसका खुद का ना हो, ये होता है। हाँ, अब द बेनिफिट, अब ये वाला हो गया, द बेनिफिट ऑफ नील वैल्यू अप्लाइड ओनली फॉर टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, टू टू सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आइदर वन हाउस प्रॉपर्टी और टू हाउस प्रॉपर्टी, वही कि हम जो नील वैल्यू हम दो टू सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड तक क्लेम कर सकते हैं।
अप टू 2 इज ओनली अवेलेबल टू इंडिविजुअल और HUF भी है। HUF भी है, ध्यान से रखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर प्रॉपर्टी किसकी है, HUF की है या इंडिविजुअल की है। नो डिडक्शन फॉर म्यूनिसिपल टैक्स इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी प्रॉफिट एज मींस, वही है, अगर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड है तो उस केस में नो डिडक्शन होगी म्यूनिसिपल टैक्स पेड करने की, मतलब टैक्स टू म्यूनिसिपल टैक्सेस की, क्योंकि वो GAV नील है, तो माइनस करके हम नेगेटिव नहीं आएगी। NAV कैन नॉट बी नेगेटिव। Whereas such house property is let out for part of the year and self-occupied for the part of the year. Where a single unit of property self-occupied for the part of the year and let out for remaining part, then the expected rent for the whole year shall be taken into account for determining the GAV. The expected rent for the whole shall combine actual rent for the let out period, and whichever is higher shall be adopted as the GAV. अब वही हो गया, अब इस केस में लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ द ईयर है, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड है और वहाँ पे क्या था, लेट आउट एंड वैकेंट फॉर द पार्ट, मतलब यही था, वैकेंसी की वजह से अगर हम वो केस पे हम चेक करते हैं वहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ द ईयर हो गया कि हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया, हम क्लेम मतलब रह ही नहीं रहे थे उस केस में, तो हम वैकेंसी की वजह से नहीं, हम सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे थे उसको कि मतलब हमें एक टेनेंट ना मिल रहा हो चाहे। अब वही हो गया, हम नॉर्मल केस ले लेंगे, एक्चुअल रेंट और लेट आउट, मतलब एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड और एक्सपेक्टेड रेंट फॉर होल ईयर, विच एवर इज हायर आ जाएगा, जो भी आएगा वो हम ले लेंगे GAV। However, municipal tax for the whole year is allowed a deduction provided it is paid by during owner, मतलब चाहे उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए भी किया हो, मतलब पे किया होगा, जैसे मान लो पार्टली ऑक्यूपाइड है सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्टली अनऑक्यूपाइड, मतलब वो है लेट आउट है, तो उस केस में क्या, अगर म्यूनिसिपल टैक्स उसने पे किया है पूरा, मतलब जैसे पूरा पे एक साल में मान लो 10,000 पे किया उसने, तो हम उसको ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे कि इस केस में कि जितना अनऑक्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड था उस केस में हम वो कर देंगे डिवाइड और उस केस में वो कर देंगे। अगर ओनर ने पूरे पे किए हैं ड्यूरिंग द ईयर के अंदर तो वो सारे अलाउड किए कर दिए जाएंगे उसमें, तो ये ध्यान से ये वाला पॉइंट नोट करके चलना, ये वाले पॉइंट अच्छा, को। पूरा लेट आउट में से ही उड़ा देंगे मतलब? लेट आउट में से हाँ, सारा का ओके। सारा मिल जाएगा, मतलब हाँ। In case of deemed to be let out property, deemed let out property, when the assessee owns more than two properties for self occupation, then the income from two properties at the option of assessee shall be computed as self occupied property and the annual value will be nil। वही आ गया कि हम उस केस में क्या एनुअल वैल्यू नील करेंगे टू हाउस प्रॉपर्टी के केस में, और क्या है, एंड द अदर प्रॉपर्टी शैल बी डीम लेट आउट प्रॉपर्टीज एंड द ऑप्शन कैन बी ईयर आफ्टर ईयर बेनिफिशियल। अब क्या करेंगे, विच एवर इज बेनिफिशियल टू द assessee, हम उस मैनुअल में कंप्यूट करेंगे जिस बेनिफिशियल में चेंज हो सकते हैं ईयर बाय ईयर में। और क्या, इन केस ऑफ डीम लेट आउट प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी टेकन एज GAV, एक्सपेक्टेड रेंट हम GAV ले लेंगे और एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ्स का होगा, मतलब द क्वेश्चन ऑफ कंसीडरिंग एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल डज नॉट अराइज, नो एडजस्टमेंट फॉर ये कि हम प्रॉपर्टी मतलब क्या एक्चुअल रेंट तो मिल ही नहीं रहा होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, municipal taxes actually paid by the owner during the previous year in respect of such deemed let out property can be declared as deduction। ये ध्यान से चलना कि हम म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड के केस में नहीं ले सकते, लेकिन डीम लेट आउट के केस में हम ले लेंगे म्यूनिसिपल टैक्स की, तो ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट भी थोड़ा करके चलना। और इस केस में तो मैंने क्वेश्चन बना ही रखा था टेस्ट वाला, वो हमने डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ मेरी बस ये कह रहा था कि वही इंटरेस्ट की डिडक्शन होल में 2 लाख तक की मिल सकती है, लेकिन बस इंटरेस्ट की अगर मान लो रिपेयर के लिए लोन है वो बस खाली 30,000 के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और मैक्सिमम 2 लाख तक की मिल सकती है वो एग्रीगेट में। बस वहाँ मेरे से एरर था, हम इसको आगे भी कर लेंगे। हाउ मच इज रिमेनिंग देन वी, चलो बस खत्म होने वाला ये वाला, चलो। इन केस ऑफ वही स्टॉक इन ट्रेड हमने ऊपर कर ही लिया, वही है स्टॉक इन ट्रेड 2 इयर्स की हम लेंगे लेट आउट, और वही आगे हमने कर ही रखे वाला, तो फॉर 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज बीन ग्रांटेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दिस केस इज डन। ओके, नेक्स्ट है इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब इस केस में क्या, इनकम फ्रॉम एनी पोर्शन को इन हाउस प्रॉपर्टी अ पोर्शन इज लेट आउट एंड पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अच्छा, in income from any portion of part which is let out shall be computed separately। अब मान लो अगर कोई जैसे 2 फ्लोर है मान लो मेरे, एक मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है एक लेट आउट है, तो उस केस की मैं कंप्यूटेशन सेपरेटली कर दूंगा। अगर मान लो कोई एरिया में भी डिफरेंस है, तो अगर एरिया में डिफरेंस है क्वेश्चन दे देगा कि अगर मान लो इसका एरिया ज़्यादा है 2:1 में कर दूंगा मैं कंप्यूट, मतलब अगर कुछ कम दे रखा हो तो, अगर
तो अगर नहीं दे रखा तो फिर मैं सीधा ही 1:1 में, मतलब जितना भी दे रखा होगा वो सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस मैं अलग कर दूंगा और उसका अलग कर दूंगा, मैं सेपरेटली ट्रीट करूंगा दोनों केस में। और ये ध्यान से करके चलना कि जो सारी नीचे इंटरेस्ट वगैरह की डिडक्शन होंगी वो सारी भी वन जितना रेशो गिवन होगा, या तो 1:1 अगर कुछ नहीं दे रखा, अदरवाइज एज पर द गिवन रेशो वो भी सारी डिवाइड होंगी। और फिर आगे जो डिवाइड होंगी वो भी तुम्हें लिमिट चेक करनी है कि उन लिमिट्स के अंदर ही फॉल कर रहा हो, कि म्यूनसिपल टैक्स की सेल्फ ऑक्यूपाइड में से नहीं मिलेगी, लेट आउट में से पूरी मिल जाएगी, 30% की भी में नहीं मिलेगी क्योंकि NAV 0 होगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड में उसमें मिल जाएगी। इंटरेस्ट की जब हम आगे पढ़ेंगे इस केस में 2 लाख या 30,000 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और उस केस में पूरी मिल जाएगी हमें जितनी बची होगी। तो वो ध्यान से डिवाइड करके चलना है इस केस में, कि हम दोनों की अलग अलग कंप्यूट करेंगे। नो नीड टू ट्रीट होल प्रॉपर्टी सिंगल यूनिट की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे। म्यूनिसिपल स्टैंडर्ड इफ नॉट गिवन शैल बी प्रोपोर्शनल बिटवीन द लेट आउट एंड सेल्फ ऑन द वही। अब देखो अगर जो हमने ऊपर एक्सपेक्टेड रेंट भी कंप्यूट करेंगे, म्यूनिसिपल रेंट, पेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, उसको भी हम पहले से डिवाइड करते हुए आएंगे, कि मतलब उसको हम मान लो अगर 1:1 है तो हम उसको डिवाइड कर दिया तो हम पहले से ही करके आएंगे वो। और ऑन सच वही रीजनेबल बेसिस पे या फिर एरिया के बेसिस पे या फिर फ्लोर के बेसिस पे, मतलब 2 फ्लोर है उसके कितने फ्लोर वगैरह है। और प्रॉपर्टी टैक्स कंसोलिडेट बेसिस कैन बी बाइफरकेटेड टू सच प्रॉपर्टी ऑन, वही हम प्रॉपर्टी को उसको भी सेल्फ बाइफरकेट कर देंगे। नोशनल इनकम इंस्टेड ऑफ रियल इनकम, नोशनल इनकम फॉर एग्जांपल व्हेन एसएससी ऑन मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज। अब वो ये वाला केस क्या बता रहा है, नोशनल इनकम कम हम रियल इनकम मान लेंगे। नोशनल इनकम मतलब एक्चुअल में हमारी इनकम तो हो नहीं रही कुछ भी, लेकिन हम उसको रियल इनकम ट्रीट कर रहे हैं। वो कौन सा केस होता है, एक तो कि वही दो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी और बाकी सारी डीम लेट आउट प्रॉपर्टीज होगी। और in case of property let out to year, if the expected rent exceed the annual rent receivable, then expected rent is the GAV। अगर मान लो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड था पार्टली और पार्टली लेट आउट था, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा आ गया मान लो एनुअल रेंट से, तो उसके केस में जो बाकी डिफरेंस हो गया वो भी तो मान लो टैक्सेबल ही हो गया हमारा, लेकिन हमें रिसीव तो कम हुआ था, मतलब तो बाकी जितना डिफरेंस था वो नोशनल इनकम है, लेकिन वो हमारी एक्चुअल टोटल इनकम का पार्ट बन गई। तो क्या है वैकेंट फॉर द पार्ट, इफ द वही है वैकेंसी की वजह से, अगर वैकेंसी की वजह से अगर वो अगर एनुअल रेंट मतलब ज्यादा, मतलब वही अगर एक्सपेक्टेड रेंट मतलब ट्रीट हो रहा है, मतलब जैसे हमने जो हमारा फर्स्ट केस था कि वो क्या कहते हैं, मतलब कौन सा था कि अगर हम पहले अगर मान लो वैकेंसी की मतलब अनरियलाइज रेंट की वजह से अगर पहले ही कम आ गया तो हम सीधा एक्सपेक्टेड रेंट को ट्रीट कर लेंगे, और वैकेंसी लॉस और कम होगा पहले ही, तो जो भी डिफरेंस होगा वो नोशनल इनकम थी वो भी पूरी टैक्सेबल होगी 100 जितनी डिफरेंस गैप था हमारा। ये हो गया इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल, वही 2 के बाद में क्या है। अब देखो जो जब 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे स्टॉक इन ट्रेड के केस में, जब 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद भी हम क्या, हम एक्चुअल में तो हमारी इनकम कोई आ ही नहीं रही उस प्रॉपर्टी से, लेकिन वो भी टैक्सेबल होगी, ये भी वो हो गया। हाँ अब क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट, एनुअल एक्चुअल रेंट रिसीव्ड शुड नॉट बी इंक्लूडेड कैपेबल रियलाइज, ठीक है ये तो पता ही है। को क्या लिख रखा है, द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल शुड नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ रेंट विच इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रियलाइज्ड। अब क्या अनरियलाइज्ड रेंट को क्या मीनिंग कर रहा है कि एक्चुअल रेंट से हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ये मतलब शैल नॉट शुड नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट विच इज नॉट, मतलब हमें पता चल गया है कि हमें अमाउंट नहीं मिलेगी, हम उसको एक्चुअल रेंट से पहले माइनस डिडक्ट कर लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या रूल फॉर ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, क्या टेनेंसी बोनाफाइड वे में थी, क्या डिफॉल्टिंग टेनेंट वैकेंट कर दिया, और टेनेंट जो मतलब ओनर था उसने क्या उसको वैकेट करने के लिए कह दिया, कंपेल कर दिया। डिफॉल्टिंग टेनेंट के ऑक्यूपेशन ऑफ अदर, क्या नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी, मतलब वही है। और क्या एसएससी है रीजनेबल इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग, अगर मान लो अगर फिर भी नहीं छोड़ा तो क्या है उसने ओनर ने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया। अब क्वेश्चन में देखो ये तो एज्यूम किए जाते हैं कि तुम अगर क्वेश्चन में ये ऐसे लिख के आते हो ना कि कंडीशंस ऑफ रूल 4 हैज बीन सेटिस्फाइड इज डीम्ड टू बी, तुम एग्जामिनर देखो कितना खुश हो जाएगा कि तुम्हें मतलब रूल 4 तुम उसका थोड़ा चाहे उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, तो बस ये लाइन तो कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड आर डीम्ड टू बी सेटिस्फाइड। अगर अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर रहे हो तो तुम ये लाइन लिख के आओगे, तुम्हारा थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा एक, ये हो गया। और लास्ट एक बार म्यूनिसिपल टैक्स करेंगे अब हम, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे एक दो। अब क्या है, प्रॉपर्टी टैक्सेस आर अलाउड डिडक्शन फ्रॉम जीएवी फॉलोइंग टू कंडीशन, क्या है, ओनर ओनर ने बोन किया शुड बी बोन बाय ओनर, और इट शुड बी एक्चुअली पेड बाय ड्यूरिंग द ईयर। तो इस केस में अगर वैसे तो एग्जाम में मेरे ख्याल से क्या आता है, ये वाला केस ना आए कि मान लो जैसे पहले तो टेनेंट ने पे कर दिया मेरे बिहाफ पे,
तो लेकिन बाद में मैंने उसको रीइंबर्स कर दिया उसको अमाउंट। तो फाइनली तो मैंने पे किए ना, मतलब ड्यूरिंग द ओनर ने पे किए उसको, चाहे रीइंबर्स हो गए हो, तो वो क्या है, उसको अलाउड हो सकता है, ओनर को अलाउड हो जाता है वो चीज़। मतलब वो ये है कि ओनर ने पे किए हो, टेनेंट ने ना किया हो, यहाँ पे ध्यान रखना। म्यूनसिपल टैक्स में बस यही एक होता है कि टेनेंट ने पे किए हैं, कितना उसने नहीं किया, और जितना भी हम पे करेंगे ड्यूरिंग द ईयर वो सारा का सारा अलाउड हो जाएगा, चाहे वो पास्ट ईयर से हो चाहे फ्यूचर ईयर से हो। मतलब तो जितना भी हम इस करंट ईयर में पे करेंगे ड्यूरिंग द ईयर पेड बेसिस पे है, मतलब जितना भी होगा वो सारा हम वो अलाउड ले सकते हो उसकी डिडक्शन। प्रॉपर्टी टैक्स डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर नॉट पे ड्यूरिंग द नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। मान लो प्रॉपर्टी टैक्स मतलब लग गए थे लेकिन तुमने पे नहीं किए तो तुम अलाउ नहीं होंगे, मतलब ये एक्रूवल बेसिस पे नहीं है, मतलब रिसीट बेसिस पे, मतलब जब तुम पे करोगे तब तुम्हारा वो डिडक्शन मिलेगी। वही अगर एरियस पे कर दिए तो सच ये अलाउड डिडक्शन मिल जाती है। मतलब इसमें क्या ऊपर में क्या था कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स डिवाइड हो गए तुमने पे नहीं किए तो भी अलाउड नहीं होंगे, लेकिन अगर तुमने जो एरियस में थे पुराने थे अगर वो पे कर दिए तो अलाउड हो जाएंगे। मेथड ऑफ अकाउंट, अगर चाहे ऐसी कोई भी अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हो, अगर उसने पे कर दिया तो अलाउड होंगे, अगर चाहे नहीं किए तब अलाउड नहीं होंगे, चाहे वो एक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा हो अकाउंटिंग की, लेकिन फिर भी वो केस नहीं होएगा। सॉरी। In case of property sale outside India, taxes levied by local authority of so डिडक्टेबल होंगे, मतलब आउटसाइड इंडिया भी अगर कोई म्यूनसिपल टैक्स लग रहे हैं तो वो भी अलाउ हो जाएंगे डिडक्शन के लिए। मतलब उसको भी हम वो कर सकते हैं ट्रांसफर, मतलब वो रेट हम ट्रांसफर कर लेंगे जो भी गिवन होगा। अब वही अब नील वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड के केस में क्या डिडक्शन नहीं मिलती है हमें। लो क्वेश्चन कंप्लीटेड, मतलब क्वेश्चन तो नहीं, टिल एनुअल वैल्यू वी हैव कंप्लीटेड नाउ। Okay, so how many questions we are having? So let me end this recording first. Keep this here, then we'll start new one.